गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ मंडी उप निरीक्षक भर्ती एग्जाम 2026 जो 26 अप्रैल को है उसके लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर 2। और इसमें मैंने पूरे कंप्लीट सिलेबस को शामिल किया है और आपने मॉडल टेस्ट पेपर 1 ज़रूर देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर तो देखेंगे। उसको आप लोगों ने जो प्यार दिया है आगे भी ऐसे अपना प्यार इस चैनल के लिए बनाए रहिए ताकि मैं ऐसे ही बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लाते रहूं। तो वीडियो यदि पसंद आएगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है इसका। तो बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि हिंदी में इतने सारे भाग है इसके और हिंदी का जो 7 नंबर का आएगा और सभी भागों में से। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कुल 8 नंबर का आएगा और इसके 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है जिसमें हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वेकेबुलरी है। जबकि आगे हम लोग देखते हैं हमारा मैथ्स में, तो मैथ्स में 20 अंक है और इसके टोटल हम लोग देखें तो 4 यूनिट है। तो ये सब भागों से मैंने सवाल लिया हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के आपको 10 सवाल मिलेंगे पेपर में और जीएस के, जिसमें इंडियन जीएस है, उसका टोटल 25 अंक का रहेगा, 25 अंक। और इसमें ये देखिए ये सारे भागों को मैंने इसमें भी लिया हुआ है। तो और आगे हम लोग इसका और आगे भाग देखें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो सवाल होगा वो 10 नंबर का रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित 10 नंबर का। और इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें तो 100 नंबर का रहेगा और मैंने ये सभी भागों को शामिल करते हुए टोटल 100 अंक ही लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अब शुरू करते हैं हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2। और इसमें हम पूरे कंप्लीट सिलेबस के जैसे एग्ज़ाम में आएगा वैसे ही 100 सवाल करेंगे। तो चलिए आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है और हम शुरू करते हैं अपना मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो दोस्तों ये रहा हमारा मंडी सब इंस्पेक्टर 2026 भर्ती का मॉडल टेस्ट पेपर 2। और इसमें देखिए सबसे पहले हिंदी का आता है, दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग का सही रूप क्या है। तो बिल्कुल आसान सा है, इसमें आपको उपसर्ग देखना है। उपसर्ग कौन सा है? दूर, दूर है। और उसके बाद क्या जुड़ेगा इसमें? व्यवहार। उपसर्ग पूछा है जो सामने में जुड़ता है। तो फिर इसका हम लोग आगे देखते हैं, चंद्रमुखी में समास है। तो चंद्रमुखी मतलब क्या होता है? चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या बोलते हैं? चंद्रमुखी। तो जब ऐसे नाम होता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ दूसरा होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख होता है। आगे हम लोग देखते हैं संधि से है, लोक धन उपकार। लोक धन उपकार में कौन सी संधि? इसका सबसे पहले मैं बता दूं, इसका मीनिंग हो जाएगा लोकोपकार, ऐसे करके। इसमें वास्तव में क्या होता है, इसका लोक का अ होगा और इसका उ होगा और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? ओ हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्वर संधि का गुण। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये सभी के सभी तो स्वर संधि है। तो स्वर संधि के भी जितने प्रकार होते हैं 6 प्रकार, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वृद्धि क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, लघु लघु मिलके दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि क्या कैसे होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, ये सभी को तो संधि भी आपको डिटेल से पढ़ना है। इसमें हमको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। मुझे पुस्तक पढ़नी है, वह खाना खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हैं। देखो ये है तो तुम कहाँ जा रहे हो आता, मतलब ये सवाल हमारा क्या है? गलत है। राम स्कूल गया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं वह धीरे 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 वह चल रहा था। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, तो किसके बारे में बता रहा है? धीरे धीरे, ये चीज़ देखते हैं। तो धीरे धीरे वह चल रहा था, मतलब क्या चीज़ कर रहा था? धीरे धीरे वह चल रहा था। तो चल क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषण बताता है। विशेषण क्या होता है? जो कर्ता की विशेषता बताता है, उसको विशेषण बोलते हैं सिंपल भाषा में, या सब्जेक्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या हिंदी में कर्ता। जबकि जो क्रिया का विशेषण बताए उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे हम लोग देखते हैं मुहावरों से संबंधित सवाल। नाक कटना,
नाक कटना मतलब स्वाभाविक रूप से ये बिल्कुल आसान है, तो क्या हो जाएगा, नाक कटना मतलब अपमानित होना, शर्मिंदा होना या अपमान सहना। गुरु का विलोम क्या होता है, गुरु मतलब होता है गुरु, टीचर, तो उसका उल्टा क्या होगा, शिष्य। तो गुरु का विलोम हो जाएगा हमारा शिष्य। आगे हम लोग देखते हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें है यूरोपियन कंट्री इज वेरी डेवलप्ड। जो यूरोपियन कंट्री है वो बहुत डेवलप है, ए आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल। तो हम लोग देखते हैं यूरोपियन मतलब ये किससे शुरू हो रहा है, यू से। ये क्या है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइडेंटिफाई करेक्ट वर्ब। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमको पहचानना है। वर्ब बोला है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पर पहचानना है। नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पर ब्लैंक है प्रेजेंट, तो यहाँ पर ई जाएगा, एम आ रहा है या वास या बी आएगा। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स, इसको देख के आप जान जाएंगे कि फ्रेंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या आएगा हमारा आर। यदि ये फ्रेंड होता एक मतलब, तो यहाँ पर क्या आता, इज आता। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आर। प्रीपोजिशन आपको देखना है कि कौन सा, सी इज ब्लैंक डार्क, तो सी इज अफ्रेड आप, क्या हो जाएगा, प्रायः है, जिसमें कोई चीज़ उसका बताते हैं, इस चीज़ से मर गया, ये चीज़ इसको पसंद था, ऐसे वहाँ पर सब में प्रायः क्या होता है, आप आएगा। सी इज डेड आप मलेरिया, यदि आप यहाँ पर ऐसे भी कई रीजन आ जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आप ही आएगा ना, फ्राम नहीं आएगा। कई बार हमको ये हो जाता है कि वहाँ फ्राम आएगा, लेकिन फ्राम वहाँ नहीं आएगा। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव इसमें से कौन सा पद है वो आपको पहचानना है। ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट विजडम, वह बहुत बुद्धिमान किस्म का आदमी है या बुद्धिमान आदमी है। तो कौन बताता है, ग्रेट विजडम मतलब बुद्धिमत्ता को बता रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी ऑफ ग्रेट विजडम। फ्रेज मतलब सेंटेंस का भाग बताना है ना, तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। पेसिव वॉइस बनाना है यहाँ पर, तो पेसिव वॉइस आपको बनाने आना चाहिए। दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज। अब यहाँ पर बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो उसी का है ना, ये बिल्डिंग मतलब भवन नहीं है, बनाना है। तो यहाँ पर आपको देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस मिलेगा, तो चाहे वास वाला हो, वेयर वाला हो, ईजीएम आर वाला हो, और ऐसा वर्ड में आईएनजी रहे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या जुड़ जाता है, उसी सेंटेंस में बिंग लग जाता है। और बाकी सारी चीज़ें जानते ही हम इसका, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ गया। ये अब ये ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये ब्रिज रहेगा तो इज हो जाएगा, और उसके बाद ये बिंग, और फिर बिल्डिंग का मतलब बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट। तो इस प्रकार से पेसिव वॉइस भी बनाने आपको आना चाहिए। आगे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में है कि यहाँ पर दिया है, सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो देखो सेड इसका बिल्कुल सिंपल बताया था, सी सेड, और इसके बाद क्या रहेगा इसमें, दैट। अब दैट के बाद आपको ध्यान रखना है पास्ट टेंस में हो गया, ये किस टेंस में है आपका, प्रेजेंट में। तो इसको क्या करना है, आपको पास्ट में ही लाना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, मतलब ये वाला क्या है आपका आंसर होगा। इसमें हैस ही है, और इसमें तो वो नहीं है, सेकेंड फॉर्म में है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ऐसे करके आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए और थोड़ा बनाने भी आना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सीधा छोड़ ही देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और मेरा यदि और आपको इसको डिटेल देखना है तो आप चाहे तो मेरा जो मैराथन है इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये तीनों चीज़ आपको देखना चाहिए। उससे आप कुछ ही समय में देख के सारे चीज़ को कम से कम पूरे कोर्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें सिनोनिम्स है आप, रेपिड। रेपिड मतलब क्या होता है, जल्दी। रेपिड फायर बोलते हैं, रेपिड फायर कौन बनेगा करोड़पति में देखे होंगे, रेपिड फायर गेम 10 सवाल पूछा जाता है एकदम फास्ट, तो उसी को बोला जाता है। तो रेपिड मतलब क्या होता है, फास्ट। आगे है वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, जो क्या होता है कि कोई भी चीज़ के ब्राइटर साइड को देखता है।
मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक डार्क साइड, एक ब्राइट साइड। तो जो उस साइड को देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्क साइड को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। और जो रियल साइड को देखते हैं, रियल चीज़ों पर करते हैं, उसको रियलिस्टिक। जो रियल है कि हम दुख के समय में किसी को सांत्वना, मतलब कुछ गलत बात भी बोल के कि जो संभव नहीं है वो भी बोल के मना देते हैं, लेकिन जो रियल होते हैं वो ऐसा नहीं करते। हाँ भाई ये चीज़ होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, ऐसे करके। लीडर मीन्स तो पता ही है आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये हिंदी इंग्लिश का यहाँ ख़त्म होता है। अब हमारा शुरू होता है मैथ्स का। तो दोस्तों यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना देरी के। ऐसे सवाल आएगा आपको, इसमें देखो कुछ करना नहीं है, केवल सिंपल सा क्या करना है, वर्ग दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसको देख लेंगे, 81 है तो 81 यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 3 जगह 9 है, तो हमारा इसका आएगा 9। अब इसका देखो यहाँ पर कितने अंक है, टोटल गिन लेना है आपको, 1 2 3 और ये 4। तो इसके जो वर्गमूल है उसमें कितने अंक होना चाहिए, 2। तो 1 और 2, तो यहाँ पर और ये दशमलव लगा देंगे। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 0.0 और 9। हो सकता है इसमें भी मैं इसी ऑप्शन को दे दिया, इसमें आपको एक और 0 0 करके 9 मिले ना। तो ऐसा ही करके ये सब रहेगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयर करना होता है, क्योंकि सेम सेम से रहते हैं दशमलव बस का डिफरेंस, तो कभी कभी हम चुनाव गलत कर जाते हैं। बाकी बनाएंगे तो देखते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये चीज़ हो जाता है। इसको देखो, ये है HCF निकालना है। यहाँ कुछ सवाल आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसको मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में ही सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व करने आ जाएगा। अब इसमें से देखो इतने सवाल है, तो आपको सबसे पहले एक सवाल उठा लेना है और उससे कटा के देख लेना है। जैसे 9 है तो 9 तिया 27 और 9 चौ 36, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, कट जा रहा है, मतलब ये इसका क्या है, लसा नहीं, क्या महत्तम समावर्तक है। ऐसे करके सीधा। अब 27 से देखोगे तो दिखेगा 27 से कम 27, कितना बच गया है आपका, 3। 36 नहीं कटेगा इससे, मतलब एक नहीं कटा, मतलब ये नहीं है। 3 से तो ऑलरेडी कटेगा ही, क्योंकि 9 से कटा मतलब 3 से कटेगा, लेकिन 9 है तो 3 का कोई रोल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 से भी देख सकते हो इसको, है ना, या इसको देख सकते हो। 18 तिया कितना होता है, 54। तो 54 में हम देख लिए कि 65 में से कितना कट गया, 54 कट गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 11 और ये 17। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ आ जाना चाहिए, यहाँ 7 है और यहाँ पर 8 है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि उसको काट सके। तो आप सिंपल सा देख के भी ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि 18 और 7 वाला है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 विषम संख्या है, 2 से इसमें कटेगा ही नहीं, जबकि 18 में 1 2 है ही। तो ये चीज़ हमको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, 9। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 18वें नंबर के सवाल में। और यहाँ पर देखो क्या चीज़ है कि यदि 180 मतलब दो संख्या है, उसका LCM मतलब लघुत्तम 180 है, महत्तम 6 है, और एक नंबर 30 है, तो अगला नंबर पता करना है। इसका आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा। क्या फार्मूला होता है, LCM और HCF इक्वल टू क्या होता है, मतलब A B के रूप में लिखे तो दोनों संख्या होते हैं, ऐसे करके। तो इधर देखो, इधर कितना है, 180 है, HCF कितना है, 6, और एक नंबर कितना है, 30, और एक नंबर हमको निकालना है। तो 0 और 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 18 है और ये 2 है, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। देखो मैथ्स में यही बेहतर है कि आप ऑप्शन मत देखो, सवाल हल करो उसके बाद ऑप्शन देखो। तो ये 36 है और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36। अगला हमारा है ये 19 नंबर का, ये वर्ग समीकरण है। देखो x का वर्ग, यदि x का वर्ग -5x + 6 इक्वल टू 0, देन x का मान निकालना है। तो इसका मध्य पद में बांटने वाला होता है 3, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो इसको 2 भाग में ऐसे बांटते हैं ताकि गुणा करे तो ये वाला आए और जोड़े तो ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, 3x - 2x और प्लस क्या हो जाएगा, 6। यहाँ से इसको कॉमन बनाते हैं हम, तो 3x एक कोष्टक में ऐसे आ जाएगा x² और माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3, 2 निकल जाएगा ना, तो x आएगा और ये -3, तो x - 3 x - 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, x - 3 और x - 2। तो यहाँ पर देखो 3 और 2, मतलब 2 और 3 और 3 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 2 और 3।
आगे हम लोग देखते हैं कि हमको एवरेज पूछा है। एवरेज आप फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, 1 से ये शुरू होता है ना, 1 2 3 4 और कहाँ तक है 20 तक। 20 नंबर है तो 20 नंबर मतलब लास्ट नंबर कितना होगा 21 या 20 तक है। तो इसको देख लो, जैसे मान लो 20 तक भी है तो इसका बीच वाले दो संख्या हम लोग देखते हैं। एक तो 10 होगा क्योंकि 10 तक में 10 हो गए और 11 से लेकर फिर 20 तक है, तो बीच वाले दो संख्या आएंगे आपको 10 और 11 ऐसे करके निकालना है। मैं पहले भी बताया था सबको जोड़ते रहने का ज़रूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि इसको हम सबको जोड़ते रहे सबको लिखते रहे। तो इसमें क्रम है, बताया था मैं पिछले जो हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें भी मैं इस चीज़ को ये रिपीट किया था कि ऐसा कुछ हो तो इसमें डिफरेंस सबका 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। बीच के दो पद आएंगे 10 और 11, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 10 और 11 के बीच का मतलब 21 होगा। 21 का आधा कितना होगा 10.5, या इन दोनों का एवरेज कर देंगे, आधा इसमें करेंगे तो 10.5, तो इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 10.5। ऐसे करना है। एवरेज निकालने के लिए हमको पूरे तरीके से जोड़ते जोड़ते नहीं रहना है। 21वां सवाल है, एक ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग पासेस ए पोल इन 9 सेकेंड स्पीड, मतलब एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक पोल को क्रॉस करता है कितने सेकंड में 9 सेकंड में, तो उसका स्पीड ज्ञात करना है। इसमें देखो दो तरीके के सवाल आता है, जैसे पोल है तो पोल ऐसा खड़ी है, इसको क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, ये दूरी हो गया है ट्रेन का जितना लंबाई रहेगा और समय क्या हो जाएगा 9 सेकेंड, तो 9 दूनी 18 मतलब 20, तो 20 ये मीटर है और ये सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका ए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहीं पर यदि ये प्लेटफार्म होता कि प्लेटफार्म भी मान लो दे देता कि ये कितना है 180 मीटर है, अब प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा ऐसे करके पूछता है, या उसका समय दे देता चाल, तो यहाँ पर क्या होता है ये 180 और ये 180 दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लेटफार्म एक लंबाई होता है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को उस समय क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस समय का भाग देते, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। पोल में ये खड़ी हो गया मतलब एक ही है पोल, तो उसमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसे सवाल खासकर आते रहते हैं। अगला है हमारा एक परसेंटेज वाला कि 15% ऑफ 480 मतलब 480 का 15% कितना होगा, तो ये बार्ड मार्क्स का सवाल है, ये का होता है आपका मतलब, तो यहाँ हम केवल क्या कर देंगे गुणा और 15 का क्या कर देंगे बटे 100, तो यहाँ पर 0 और ये 0 ऐसे करके कट जाएगा, ये 2 से 2 पंचे 10 और 24 दूनी 48, ये 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 3 और 24, तो 24 दिया 72। देखो ये आ गया ऑप्शन में अपने आप है ये, तो ये मैथ्स का अच्छा है कि आपको कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, आप सॉल्व करो और वो आंसर आपको मिल जाएगा। आगे सवाल आपके लिए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है CI और SI 2 ईयर का डिफरेंस निकालना है, जबकि मूलधन इतना है, दर इतना है और समय इतना है, तो SI बिल्कुल सिंपल होता है, हम इन तीनों का गुणा कर देते हैं और बटे 100, तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0, तो ये 200 और ये मतलब 100 और ये 2, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 200, तो 2 वर्ष के लिए ही है, तो 2 वर्ष का हम एक सिंपल रूप से इसका डिफरेंस ऐसे करें, इसको हम मूलधन में जोड़ देते हैं, मतलब अब मूलधन कितना हो गया हमारा 1200 रुपये, फिर से इसका अब उसमें तुम चक्रवृद्धि ब्याज से निकालो या ना निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा हम दूसरे वर्ष का मतलब 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे ना, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और परसेंट कितना है 10 और बटे 100, तो ये 10 का 1 0 कट जाएगा, 1 0 इसका कट जाएगा, मतलब कितना रुपये ब्याज आ जाएगा इसका 120 रुपये। तो पहले साल का इसका ब्याज कितना होगा, पहले साल का ब्याज होगा 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 120 रुपये। अब 100 रुपये कैसे आया पहले साल का, तो पहले साल का इसमें निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 और गुणा कितना होगा 100 और समय 1 साल, मतलब ये पहले साल के लिए था, और बटे 100, तो ये 0 0, तो ये कितना आ गया 100 रुपये पहले साल का। अब ये जो निकाले हैं 1200 करके, मतलब जो मूलधन 1200 लिए हैं ये दूसरे साल के लिए, मतलब 1 साल खत्म हुआ फिर दूसरे साल का, ऐसे करके तो टोटल जो ये है वो कितना हो गया 220, जबकि इसका SI कितना था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 200 था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 220 रुपये, तो 220 हुआ, तो हमारा डिफरेंस दोनों का कितना आया 20 रुपये, तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा 20 रुपये।
तो मैथ्स में आपको 20 नंबर का है, तो बहुत ये डिफरेंस पैदा करेगा 20 नंबर का सवाल, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसका देखो रेशियो दो संख्याओं के 4:5 है, मतलब हम इसको ऐसे कर लेते हैं 4x और माना की संख्या 5x ऐसे मान लेते हैं, और इसका डिफरेंस जो है 20 है, मतलब बड़ा कौन सा 5x का माइनस 4x और इक्वल टू 20। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 20, ये मान नहीं है ना आंसर। x का मान अब यहाँ रखेंगे, 4 में गुणा करेंगे x का, तो 4 गुणा 20 मतलब 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा एक संख्या 80, और 5 दूनी 10 मतलब कितना हो जाएगा 100। 20 पंचे 100, देखो दोनों में डिफरेंस भी कितने का है 20 का, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 80 और 100, मतलब कौन सा ए, तो 24वां हमारा 24 का ए आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, मतलब यहाँ पर आपको इसको बताना है एक षट्भुज है। षट्भुज का आंतरिक कोण कितने अंश का होता है, आंतरिक कोण मतलब सभी कोणों का योग ना, इंटीरियर ऑफ एंगल्स मतलब सभी अंतः कोणों का योग इसको बोला जाता है हिंदी में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हम बोलते हैं ना 180 होता है, तो इसका आपको फार्मूला ध्यान रख लेना है, n-2 होता है और गुणा 180, जितने भी का हो, जैसे त्रिभुज का करेंगे तो ये त्रिभुज 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 180, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। यदि चतुर्भुज करें तो यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 180, और 180 दूनी कितना होता है 360, तो ये किसका होता है चतुर्भुज का, देखो इतना होता है 360, तो हमको क्या बोला है हेक्सागन मतलब षट्भुज, तो षट्भुज में 6 होते हैं, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसका कितना मान है 180, तो देख लीजिए 180 18 जो कितना हो जाएगा 72, और ये 0 का 0, तो कितना हो जाएगा इसका कोण 720 अंश। तो ऐसे करके, तो ये फार्मूला वाला है, इसको आपको ध्यान रखना, फार्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, n-2 इंटू कितना 180 अंश, फिर जितना भी मान दे पंचभुज षट्भुज अष्टभुज जो भी भुज दे उसमें से 2 घटा देना और 180 का गुणा कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे हमको वृत्त से संबंधित है, वृत्त की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होगी, जबकि पाई का मान, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, इसका फार्मूला 2πr, तो इसकी परिधि दे दिया है हमको कितना है 44। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे कि 2 का क्या हो जाएगा 2, पाई का मान हमको दे दिया है यहाँ कितना 22/7, और r का मान है, तो यहाँ से देखो ये 22 दूनी 44 और ये 44 एकम 44, दोनों साइड इक्वल के बराबर ऊपर ऊपर में रहेगा वो आपस में कट जाएगा, और नीचे नीचे में रहेगा वो आपस में कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब मैथ्स का मतलब बिल्कुल आसान बनाना है, तो ये ऊपर में है ना 44, मतलब 2πr जो दिया है परिधि उसके जगह रखे हैं, तो ऊपर में 22 दूनी 44, इधर 44, तो ये कट गया, नीचे में 7 है और ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा, मतलब इधर 7 आ जाएगा और इधर r, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7, और इसमें सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में होगा। आपको कई सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है यहाँ पर 7 मीटर 7 सेंटीमीटर, आपको भ्रमित करने के लिए, तो थोड़ा सा भी ऐसे होंगे, या 2 ठो को दे दिया 7 किलोमीटर और 7 सेंटीमीटर ऐसे, तो आपको वहाँ पर थोड़ा इसके मात्रक का ध्यान रखना है ना कि मात्रक इसमें क्या है, जैसे इसमें 10 दिया तब तो ठीक है। एक घनाभ दिया है, घनाभ का आयतन हमारा है 120 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो उसका हाइट ज्ञात करना है ऊंचाई, तो हम लोग जानते हैं इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है a गुणा b गुणा c बराबर v, तो v का मान दे दिया है 120। इसमें से देखो आपको तीनों लंबाई चौड़ाई दे के इसका याद करें, मतलब 4 मान होता है a b c और v, तो ये चारों में से कोई भी 3 का मान देगा, आप देके आपको किसी का भी मान पूछेगा, यही चीज़ होता है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होता मैथ्स में। तो ये आसान होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कितना है 5 और 4, तो इधर हो जाएगा 5 और 4 और एक सी बच जाएगा, तो 5 चौं 20, तो ये 20 है, तो 20 छक्के कितना हो जाएगा 120, तो इधर सी बच गया, इधर कितना बच गया 6, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी, मतलब 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये सवाल कठिन किस्म का है, यदि 60 किलोमीटर गति से बढ़ाकर 75 किलोमीटर हो जाए तो समय में कितने % की कमी आ जाएगा। देखो मतलब आपको बताना है 60 किलोमीटर को पहले कितने घंटे में तय कर रहा था 1 घंटे में, अब उसकी गति कितना हो जाएगा, अब 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 75 किलोमीटर, तो आपको बताना है कि 60 को कितने में तय करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 75 - 60 करते हैं और नीचे में 60 मतलब
पहले वाले की तुलना में निकालना है ना, तो ऐसे करके कर देंगे। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 15 और नीचे में 60 और गुणा कर दो 100%। तो 15 क्यों 60 और ऊपर में 100 है तो कितना आ जाएगा 25, नहीं ये वाला नीचे में 75 आएगा ना, 15 पंचे 75, तो ये 5 आएगा नीचे में। इसको सुधार लेंगे क्योंकि अब कितना है 75 तय कर रहा है ना 1 घंटे में, तो 75 के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अभी 75 कर रहे हैं तो नीचे में क्या करना है आपको, मतलब ऐसे करना है 75 माइनस 60 और 75 और गुणा 100, तो ये 15 हो जाएगा घट के, 15 पंचे 75 और 5 दूनी 10 और 5 दूना तो कितना हो जाएगा 20% उसका कमी हो जाएगा, मतलब कम समय लगेगा। और कितने किलोमीटर को तय करने में 60 किलोमीटर को ध्यान रखना ना, हमारा मूल समय पहले कितना था ये वाला था, तो वही चीज़ है। तो कितना आ गया इसका आंसर 20% की कमी हो गया ना। आगे हमारा है, ये सवाल तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों तरफ एक समीकरण दिए हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं या सिंपल समीकरण। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर जानते ही हम लोग, इधर कर देंगे 3x माइनस 2x और ये इधर जाएगा तो 7 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये 12 और 3 में से इतना गया तो x, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 12। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये प्रैक्टिस क्या है, कई सवाल ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे मैं जितना जल्दी किया, मेरा प्रैक्टिस है, मैं मैथ्स वाला हूँ तो इससे हो जा रहा है। लेकिन यदि आप मैथ्स वाला नहीं है, मैथ्स ग्रुप से नहीं आते, तो आपको प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा बनाते वक्त आपको केयरफुली काम करना है, क्योंकि मैथ्स वालों का बेस स्ट्रांग होता है, वो बिना ट्रांसफ़र किए कोई भी संख्या को जोड़ और घटा लेते हैं, जैसे कई सवाल को मैं कर देता हूँ। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप मैथ्स ग्रुप से बिलोंग नहीं करते तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करने का। 20% लाभ पर वस्तु 600 में बिक्री मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। 20% लाभ कमाया है ना, तो इसको यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके करते हैं कि ये जो 600 में बेचा ना, तो 20% उसमें लाभ है, मतलब उसका वास्तव में जो 600 है, मतलब माना कि x है, x का कितना 120%, ये कितने के बराबर है 600 के बराबर, ऐसा सीधा, क्योंकि 20% लाभ कमाया तब 600 हुआ ना, तो 100% उसका क्रय मूल्य और 20% उसका लाभ, तो दोनों मिला के कितना हो गया 120। तो देखो 120 हो गए, तो ये क्रय मूल्य कितना है 100 मान के चलिए, मतलब जितने में लिए हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य, तो 100 का सीधा कितना निकाल देंगे 120% बराबर 60। अब इसको हल कर दो, 0 और यहाँ का की जगह से, तो ये 0 ये 0 और यहाँ से सीधा इसका कर दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 शून्य शून्य, इधर एक 0 बचा है वो भी इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया 500। इसलिए उसका जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 500। ऐसे करके तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है बिल्कुल। 2 वर्ष के लिए आपको क्या निकालना है, SI निकालना है, तो ये बिल्कुल आसान है, ये मैं आपके काम के लिए छोड़ता हूँ, है ना। इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा 400। आपका ये काम है, हमारा फार्मूला होता है PRT/100, ये किसका मान होता है SI का, इससे आप हल करके देख लेंगे। सब चीज़ हमको पता है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर T है, तो ये आप करेंगे। अगला है हमारा, ये भी बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब केवल समीकरण दिया है, तो इसको कटा देंगे, 4 25 4 100 और ये x का वर्ग, तो यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 28, 5 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण इतना है, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। अब वर्ग का विकर्ण होता है, जैसे हम वर्ग का विकर्ण ऐसे मान लेते हैं ना, अब इसकी भुजा हम लोग बोले तो इसका भुजा के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला होता है कि 2a का वर्ग, ऐसे करके होता है। इसे ये विकर्ण है जहाँ वर्ग का, और ये क्या है वर्ग की भुजा। तो इसमें हम लोग यदि मान रखें तो 10 और √2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 10 दहम 100 और ये 2 और इसके इक्वल टू में कितना है 2a स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा और a का वर्ग है इधर 100 है, तो a का वर्गमूल निकलेगा 100 का, तो कितना आ जाएगा 10, तो इसलिए उसका भुजा कितना हो जाएगा हमारा 10। आगे हमारा है ये भी आसान सा सवाल है, अंक गणित का 3/4 और ये भाग है, इसको क्या बनाते हैं हम गुणा, तो गुणा बनाते हैं, तो ये वाला संख्या क्या होता है अंश हर और अंश ये बदल जाता है, तो 5 तिया 15 और 4 दूनी
8। ये सवाल हमको लगते इजी हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग पेपर में प्रेशर में क्या कर डालते हैं, गलत कर डालते हैं ना। तो बिल्कुल कूल माइंड से हमको काम करना है। जितना हमारा तैयारी है उतना बनेगा ही नहीं। अपने उम्मीद से ज़्यादा, अपने तैयारी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना एग्ज़ाम हॉल में कि हमारा जितना जो तैयारी है वो बनेगा ही। तो आप में कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा पेपर में, और आपसे एक आध दो सवाल एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं सही से ना, हेजिटेशन नहीं रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि 40 नंबर के लायक पढ़े हो और 60 का सोचोगे तो 40 नंबर भी नहीं पाओगे। उसमें से जितने मारोगे, तुक्का मारो या सही मारोगे, वहाँ हड़बड़ाहट में आप 40 को 30 कर लोगे। इसलिए अपने तैयारी पर भरोसा रखो कि मैं 60 का तैयारी करी हूँ, करी हूँ। 60 नंबर आपको श्योर मिलेगा और बिना हेजिटेशन के रहो कि जितना तैयारी किया हूँ उतना मैं बना लूँगा। और प्रेशर में रहोगे तो वहाँ हेजिटेट होगे तो गलती करोगे, तुम्हारा धड़कन बढ़ेगा तेज, और तुम कोई ना कोई डिसीजन गलती करोगे, जोड़ने घटाने में तुमसे गलती होगा, और उत्तर का कई सारे डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ जोड़ना है वहाँ घटा दोगे, घटाना है वहाँ गुणा कर सकते हैं। तो बिल्कुल काम माइंड से रहो, अपने आप को सोच लो जितना तुमने मेहनत किया है, जितना जो करना था मेहनत तो तुमने कर लिया है, अब आगे वही चीज़ मिलेगा। और बाकी कुछ लक भी का साथ, तो लक तभी साथ देगा तुम्हारा जब मेहनत के फेवर में रहोगे। उससे ज़्यादा पानी करोगे तो लक भी साथ नहीं देगा। अगला हमारा है 8 पुरुष 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष कितने दिन में। तो जैसे 8 पुरुष हैं, ये 10 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर 8 पुरुष के 1 दिन का काम निकालते हैं, तो वो कितना काम होता है, 1/10। इसलिए 1 पुरुष के 1 दिन का काम कितना होगा, 1/8 गुणा 10, मतलब कितना हो जाएगा, 1/80। मतलब एक आदमी का काम 1 दिन का कितना है, 1/80। तो यहाँ पर 5 आदमी का निकालना है। 5 आदमी का काम 1 दिन का काम कितना होगा, 5/5 गुणा 1/80। तो 5 एकम 5 और 16 पंचे 80, मतलब 5 लोगों का 1 दिन का काम कितना है, 1/16। इसलिए उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे वो लोग, 16 दिन में। तो 1 दिन का काम 1/16 है, तो उस काम को पूरा कितना, इसको पलट जाएगा तो 16 हो जाएगा। आगे हमारा है यहाँ से एक श्रृंखला वाला, अब ये रीजनिंग का सवाल शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया 3 सब्जेक्ट का। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बेहतर होगा, आपके प्रैक्टिस के लायक होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब 10 सवाल हम रीजनिंग के देख लेते हैं। इसमें कई प्रकार के सवाल मिलेंगे और कोई भी टाइप के मिल सकते हैं। तो 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, मतलब यहाँ पर ऐसे देखना है, डिफरेंस 2 हो गया, यहीं पर बीच में लिख देना है। 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4, यहाँ पर 5। देखो आंसर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको इसका डिफरेंस ही लिखना है। जैसे भी श्रृंखला वाला आएगा वहाँ डिफरेंस देख लो, फिर डिफरेंस में जो पैटर्न आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ा देना है। यहाँ हम 6 लिख देंगे तो 18 6 24। देखो हमको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं। आगे हम देखो विषम को चुनना है हमको। इसमें एप्पल है, मैंगो है, कैरेट है और बनाना है। तो बिल्कुल ऐसा भी आएगा कि कोई भी आपको जानवर का नाम, फल का नाम, कुछ भी चीज़ सामान का मान देगा और उसको आपको विषम को चुनना है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कैरेट क्या है, ये कंद है, जबकि ये क्या है, फ्रूट्स है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक सीरीज दिया हुआ है, ये नंबर, इसमें भी देखो तो ए ऐसा भी देगा, इसमें भी, इसमें बी का डिफरेंस है, सी के ए के बाद बी, फिर एक डिफरेंस, फिर यहाँ सी के बाद डी आएगा और फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर एफ आया, एफ के बाद जी एच आई, 3 हो गया, फिर इसके बाद क्या है, जे आया, फिर के आया, एल आया, एम आया, एन आया, 4 अंक हो गए, ओ आया, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस और टी, देखो 5 अंक आया, और उसके बाद क्या आएगा हमारा यू। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू। तो केवल इसमें सीरीज वाले में उसका एक ही हल है कि आप उसका केवल क्या देखो, डिफरेंस, फिर सब अपने आप आ जाएगा उसको। इसमें ये है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद भी आए, और इसका मैं जो ये PDF है, ये प्रश्न है, ये टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का उसमें लिंक दिया हुआ है, तो उसको टच करके आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, ये तीनों में भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। आगे हम लोग देखिए, ये दिल्ली है, इसको ऐसे लिखा गया है, तो रायपुर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखना है कि डी के बाद ई, मतलब पहले अक्षर का बाद लिखा और दूसरे अक्षर का पहला लिखा, मतलब डी ई को क्या लिखा, ई के एक पहले अक्षर लिखा गया है ऐसे। तो पहले 2 को देखो, आर के बाद क्या आएगा,
मतलब दोनों अक्षर को बदला है, पहले को और दूसरे को, ऐसे मान के चलो। यदि हम ऐसे डिफरेंस देखें तो पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, ए के बाद आर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल। और आखिरी वाले को भी वैसे किया गया है, तो यहाँ पर हमारा यही सही आंसर आना चाहिए। ये रायपुर है तो आर ए को बदल दिया है और ये लास्ट को बदल दिया है, तो ऐसे आया है लगभग। ये देखिए, ये कोडिंग में पहले और अंतिम अक्षर आपस में बीच में अक्षरों का क्रम जो है वही रहता है, मतलब शुरू के दो को बदल दिया है, बाकी सेम है ऐसा सा। आगे देखो, एक रिलेशन वाला है, राम मोहन का भाई है, आप ऐसे लिखते जाओ, राम और यहाँ पर क्या है, मोहन, ये दोनों ब्रदर हो गए। अब मोहन सीता का पति है, मोहन, ये मोहन है ना, इसकी ये वाइफ क्या है, ये दोनों ब्रदर हुए ना, ये भाई, ये इसकी पति हो गया, तो सीता का पति, सीता गीता की माँ है, ये सीता हो गया, इसकी बेटी क्या है, गीता है ना, ये डॉटर हो गया, तो गीता की माँ है। राम का गीता से क्या संबंध है, तो ये देखो एक लाइन में एक रिलेशन वाले को लिखना ना, मैं जैसे इसमें ऐसे एक लाइन में एक रिलेशन को, फिर दूसरे लाइन में दूसरा रिलेशन को, तो ये जैसे गीता है, गीता के माँ बाप ये हो गए मोहन और सीता, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा होगा। ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों का औलाद गीता, तो ये इनका क्या होगा, चाचा या बड़े पापा होगा, जो भी है, तो हमारा क्या इसका सही होगा आंसर, चाचा। तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन को एक साइड में करना है, फिर उसके बाद दूसरा रिलेशन को दूसरे में लिखना, फिर तीसरा, ऐसे फिर जिससे मिलाना हुआ ऐसे हम कर लेते हैं, तो इससे हमारा रिलेशन वाला बिल्कुल आसानी से बन जाता है। यहाँ है, यदि 8/2, 8 में भाग देते हैं 2 का तो कितना आता है, 32, और फिर ये बोलता है कि 9 में भाग देते हैं 3 का तो आता है 27, तो 10 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब 10 में इसका भाग देंगे तो 10 तो नहीं होगा, इसमें एक चीज़ एलिमिनेट कर देते हैं, और शायद कितना होगा, इसका सही आंसर 50 होना चाहिए। तो इसका मैं ऐसे करके बताऊं तो इसका हम लोग आंसर ऐसे देख लेते हैं, इसको 2 प्रकार से देख लेते हैं कि यहाँ मैं बता देता हूँ ना, एक ऑप्शन जैसे 8 अट्ठे 64, 64 को 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया 32, और ये 9 निया 81, ये कोड है ना, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग है, तो जैसे 3, ये 9 निया 81, 81 को 3 से भाग दोगे तो 27, तो उस अकॉर्डिंग इसको करोगे तो 10 का हम कितना होगा 100, 100 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50, ऐसा। तो ये मेरा मानना है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर अर्थ है कि पहली संख्या गुणा पहली संख्या, हाँ ये वही है, ये वर्ग है, पहली संख्या गुणा पहली संख्या भागित दूसरी संख्या, तो वही चीज़ है। ये सवाल क्या है, डी कोडिंग से है ना, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है कि बिल्कुल ठीक से यदि ऐसा है तो ऐसा बताना है तुमको, तो इसको किस अकॉर्डिंग, किस परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया गया तब इतना है, इसको भी ऐसी, तो ये चीज़ करना है आपको। आगे हमारा है ऐसी एक सवाल कि सभी बिल्लियाँ पशु हैं और कुछ पशु पक्षी, बिल्लियाँ पशु हैं और पशु पक्षी हैं, तो बिल्ली भी पक्षी होगा, सभी बिल्लियाँ पक्षी हैं, कुछ पशु बिल्ली हैं, तो ये तो होगा ना, कुछ पशु बिल्ली होगा क्योंकि सभी बिल्लियाँ पशु हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, तो पशु और ये तो ठीक आएगा ऑप्शन में, सभी बिल्लियाँ पक्षी हैं, सभी बिल्लियाँ पक्षी हैं, तो लगभग ये भी सही आना चाहिए। या कुछ निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं, केवल क्या है निष्कर्ष 2 सही हैं, कुछ पशु क्या है, अच्छा इसके हिसाब से सभी बिल्लियाँ पक्षी हैं, तो ये कुछ पशु पक्षी, मतलब सभी बिल्ली तो पशु है लेकिन पशु क्या है, पक्षी है ऐसे, और यहाँ पर सीधा क्या दिया है, बिल्लियाँ पक्षी है, तो सभी के सभी ये नहीं होगा ना, ऐसे करके इसका मतलब सभी नहीं रहेगा, कुछ दिया रहता कुछ बिल्लियाँ तो पॉसिबल था, क्योंकि कुछ पशु ही पक्षी हैं तो कुछ बिल्लियाँ ही पक्षी होंगे, ऐसे करके तो ये कट जाएगा, और कुछ पशु बिल्ली हैं, तो ये हमारा सही है। अगला है सेम ऐसी, तो देखो यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं कोडिंग में, तो यहाँ पर देखो ए के बाद ये जेड है, बी के बाद ये वाई है, सी के बाद ये एक्स है, तो बिल्कुल सेम इसी को करना है। ये चौथा लेटर है तो पीछे से चौथा लेटर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू, ई पांचवा है तो पीछे से पांचवा कौन सा हो जाएगा, वी, और ये छठवा है तो पीछे से छठवा कौन सा हो जाएगा, यू,
तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला ये श्रृंखला दिया हुआ है, ये आसान सा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना होगा 243। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा 243। आगे ACJO, ये सवाल हम लोगों ने ऐसी सेम किया था। इसका सही आंसर बस हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर शायद ये रिपीट हो गया लग रहा है, तो देख लेंगे इसका क्या चीज़ है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा U, वही है बताया था पिछला वाला, शायद ये रिपीट हो गया एक सवाल। अब दोस्तों यहाँ से हमारा, अब हम लोगों ने 4 भाग कर लिए हमारा नेशनल GS का। यहाँ से पोर्शन शुरू होता है। तो आपको यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपके प्रैक्टिस सेट के लिए बेहतर होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब हमारा नेशनल GS का सवाल शुरू होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखो ये लागू होने वाला ही सवाल आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। आंशिक रूप से कब लागू हुआ, पूरा कब लागू हुआ, आखिरी बैठक कब हुआ, कितने सत्र हुए, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। आगे है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 हमारा संबंधित है कौन से अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार पहला है 14 से 18, 19 से 22 और ये 27 से। 1857 विद्रोह का नेता कानपुर से कौन था। इसमें से कानपुर से बताना है आपको कौन था। बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो इसको आपको जानना है कि 1857 का विद्रोह कौन कहाँ, लक्ष्मीबाई कहाँ से था। तो ये कहाँ से थे, झांसी से। और नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से। हजरत महल ये लोग कहाँ थे, शायद लखनऊ से। और तात्या टोपे कहाँ से थे, आप ये कमेंट करके बताएंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जानते हैं, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ये हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और 1857 जानते ही हैं। अगला है GDP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें से बताना है आपको GDP का क्या होता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर नन। तो आपको बताना है ये इकोनॉमिक्स का है। GDP बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। नार्मल बोरलाग, गांधी जी, नेहरू जी या स्वामी नाथन। तो नार्मल बोरलाग कहाँ के हैं, विश्व के हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक क्या है, MS स्वामी नाथन है। एलोरा मंदिर के कैलाश निर्माण, कैलाश मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर बना हुआ है एलोरा में, उसका निर्माण किसने किया था। तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण आपको ध्यान रखना है कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 123 बिल्कुल आसान है। क्या होता है, 123 संबंधित है हमारा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को वहाँ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। विधायी अधिकार जैसे राज्यपाल का है 213 और राष्ट्रपति का कितना है 123। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो ऐसे देख के आपको जानना है। ये सवाल आसान सा है। जैसे कार्बन का 1 अणु है और इसमें ऑक्सीजन कितने अणु है 2, तो इसलिए इनका अनुपात कितना होता है 1:2 में। जैसे ऐसी H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के कितना है 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है उसमें। पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है, पारसेक नापा जाता है तारों की दूरी नापा जाता है, खासकर इससे प्रकाश वर्ष से भी ये बड़ा मात्रक होता है। और ये किससे नापा जाता है, हमारा किसे नापा जाता है, पारसेक से, दूरी से। तो पारसेक दूरी नापने का एक मात्रक है। अगला सवाल है 12वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था या उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या था, समावेशी एवं सतत विकास था 12वां का। और ये औद्योगिकरण तो दूसरे तीसरे का था, जहाँ उद्योग
जहाँ हमारा बोकारो बना, भिलाई स्टील प्लांट बना, दुर्गापुर बना, कई सारे, तो वो दूसरे तीसरे का था औद्योगिकीकरण। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल। तो आपको बता दें कि जो नीति आयोग होता है उसका एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है देश का, और उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री जो द्वारा मनोनीत होता है। जबकि इसका एक और कार्यकारी होता है जिसको क्या बोलते हैं? CEO होता है। तो ये प्रमुख रूप से होते हैं, और सभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वे भी इनके सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग का ये मुख्य रूप से है जिसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। इसके वर्तमान CEO के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में भी आप याद कर लेंगे। 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताना है आपको। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किससे संबंधित है? तो आपको बता दें ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, मौलिक कर्तव्य से ये संबंधित नहीं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा था। आपातकाल से भी संबंधित नहीं है। तो किससे है? अनुसूची से। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ा गया था, 15वां भाषा, और 15वां भाषा कौन था? सिंधी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8वीं अनुसूची से ये रिलेटेड है। मतलब 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा, 15वां भाषा को जोड़ा गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आसान सा सवाल है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये लोग तो नहीं ही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? काशी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मौन्य। ये बिल्कुल आसान सा बना दिया है ऑप्शन इसमें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो आंसर है हड़प्पा सभ्यता वाला केवल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। बाकी ये लोग हम देखें तो ये किससे संबंधित है? जनपद काल से संबंधित है। जब 16 जनपद काल थे उस समय ये दोनों मगध की राजधानी था, और ये एक अलग काशी क्या था? अलग से जनपद में आता था। आगे, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो दांडी मार्च का उद्देश्य बिल्कुल आसान है कि 12 मार्च से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। और ये क्या था? इसका विरोध हमारा नमक कानून में, जो नमक बनाने में जो कर लगता था नमक में भी, उसको तोड़ना, उसका विरोध करना। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगा हुआ है? अब देखिए, आपको ऐसे सवाल आता है तो आपको खासकर हमारे भारत का जो नक्शा है उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है कि जैसे ये है तो ये वाला क्षेत्र है, ये कहाँ से शुरू होता है? GT से, गुजरात से। यहाँ पर क्या है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से शुरू होता है, जैसे गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर क्या है? गोवा है, ये MH है, गोवा है, और उसके बाद क्या है? कर्नाटक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है? केरल है, इधर क्या है? तमिलनाडु है, और यहाँ पर क्या है? उड़ीसा है। तो ऐसे करके लगभग कितने राज्य पड़ते हैं जो तट रेखा बनाते हैं? 9 राज्य आपको पड़ेंगे। जैसे गिने तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये 5 हो गए, और एक कोई भूल रहे हैं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है? AP ना, वो भूल गया था, आंध्र प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल ये है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर गोवा, यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ पर ये चीज़। तो ऐसे आपको जब भी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा पता रहे, मतलब तो कितने राज्य तट सीमा में है? तो 9 राज्य है। कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो बिल्कुल यही चीज़ें, ये ऐसे ये राज्य है, और यहाँ से आके ये 2 राज्य ऐसे। तो ये क्या करता है कि यहाँ से ऐसे करके ये गुजरता है। तो यहाँ GT से शुरू होता है और ये मिजोरम तक जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये 2 और। तो इतने सारे राज्यों से होकर क्या करता है? कर्क रेखा गुजरता है। तो यहाँ देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ ये भूगोल के सवाल हैं, उनको आपको मैप में ही करना है, ताकि मैप में हमको अच्छे से वो पता रहता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम है। मानिसराम मतलब वही जिसे पहले चेरापूंजी बोला जाता था, या पास में ही चेरापूंजी है उसका, मतलब वो अलग है चेरापूंजी, अब मानिसराम ज़्यादा हो गया। तो ये कौन सा पहाड़ी से नहीं गिरा है? ध्यान रखेंगे, मणि, खासी, जयंती, और एक और होगा गारो।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सारे पहाड़ियाँ आपको पेपर में कई प्रकार से आ जाता है कि मेघालय ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखो प्रदेश भी नहीं दिया है, तो आपको प्रदेश भी ध्यान रखना है कहाँ है, मेघालय में। और ये तीन ओर से ये घिरा हुआ है, और ये किस पहाड़ी से नहीं घिरा है, मणि पहाड़ी से, क्योंकि मणि पहाड़ी कहाँ पर है, मणिपुर में है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार के, देखो अर्थव्यवस्था पूछा, आप यदि पढ़े होंगे केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उससे नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आय के हिसाब से पूछा है। तो उच्च आय वाला तो हो ही नहीं सकता भारत, मध्यम आय वाला भी नहीं है क्योंकि ये गरीब है, और तो ये भारत क्या है वास्तव में अति निम्न आय वाला है, क्योंकि हमारी संख्या, हम लोग जैसे अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि भारत 4th जो विश्व है उसमें चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, इनके बाद क्या कर लिया है कि तीसरे से चौथे नंबर पर, मतलब जर्मनी को पीछे हटा के चौथे नंबर पर आ गया है, मतलब तीसरे पर जापान होगा। तो लेकिन हमारी जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आय निकलता है वो बहुत कम हो जाता है। तो यही चीज़ है, हमारा आय हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। सबसे बाद का शासक कौन सा है, देखो प्रश्न, मतलब आपको क्या है, यहाँ से जब जानते रहेंगे इन सब लोगों के बारे में तभी बता पाएंगे ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जानना है कि अजातशत्रु और बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक है, उसका पुत्र कौन सा, अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य किसका है, मौर्य वंश के संस्थापक है, इसके बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है, अशोक। तो सबसे बाद में जो शासक बना वो कौन सा था इसमें से, अशोक। तो ऐसे सवाल आपको कब बना सकते हैं, जब इनके बारे में आपको डिटेल से पता रहेगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, देखो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इधर तो हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमारा ऐसे करके जो ये वाला एरिया है ऐसे, तो ये वाला हमारा है, ये वाला ये बांग्लादेश है, ये बीच में है बिल्कुल पतला सा। तो इधर पश्चिम बंगाल है, यहाँ से ऐसे करके आसाम है, दो ओर से, ये बीच में क्या है, मेघालय है, और इधर त्रिपुरा है, और इधर क्या है, मिजोरम है। तो टोटल मिला के हम लोग देखें तो 5 राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ पर त्रिपुरा ऐसा है, ऐसा जगह है, आपको ध्यान रखना है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, और इधर केवल क्या है, भारत का और भाग है, मतलब आसाम है या मिजोरम है। तो 3 ओर से, मतलब असली यदि हम ऐसे बलून जैसे बना दे तो ये पूरा एरिया किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, और केवल ये छोर से किससे मिला हुआ है, ये हमारे जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उससे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 5। आगे हमारा मानव लार का पीएच मान क्या है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है, बिल्कुल आसान सा है, कि पढ़े रहेंगे तब ना, 5.5। हमारे लार का पीएच मान 5.5 होता है, ये ध्यान रखेंगे। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, आनुवांशिकता जानकारी, जो आनुवांशिक जानकारी है उनको संग्रहित करना है। और एक चीज़ कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यहीं पर आया ध्यान, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, ऐसे करके आता है, तो इसकी इकाई क्या है, जीन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने किया था, ये भी पेपर में आ सकता है, तो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ये कुछ बातें हमको इनसे पता होना चाहिए ना। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है, कहाँ है, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो आपको ये पता होना चाहिए, वैदिक सभ्यता से या वैदिक काल से इसका संबंध है। तो ये कहाँ पर है, इसका ऋग्वेद में, और किस मंडल में है इसका वर्णन, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं का युद्ध है, भरतवंशी, और इसमें राजा जो सुदास थे, जो अकेले थे, तो उसी का क्या हुआ था, विजय हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2025 तक भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं, 2025 दिसंबर तक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, पहले 13 था, लेकिन अभी कौन हो गया, एक और कंपनी बन गए, तो इसलिए अब महारत्न की कंपनियों की संख्या भारत में कितना हो गया, 14। 16वीं जनगणना का अधिसूचना कब जारी हुआ, तो क्योंकि जो जनगणना है वो चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जनगणना से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है, कब हुआ था अधिसूचना जारी, 16 जून 2025 को हुआ था, और ये 16वीं जनगणना है। कब प्रथम जनगणना हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, और इसके लिए ऐप तैयार किया गया है, CAS सेंसस एज ए
सर्विस, ये इसका थीम है, सेंसस एज ए सर्विस। तुम्हारे पेपर में जनगणना से संबंधित जरूर सवाल आएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? अभी सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी जो गौरव पथ था है ना, उसका राजपथ था, उसका सबका नाम बदल गया है, तो उसमें से बताना है कि क्या है इनका। तो इनका जो नाम है, नया नाम, ये है सेवा तीर्थ। और लोक भवन राष्ट्रपति का नाम रख दिया गया, और कर्तव्य भवन जो मंत्रालय है उसका नाम हो गया कर्तव्य भवन। और राजपथ जानते हैं, राजपथ वो है, उसको कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। मतलब पुराने हर चीज़ को सरकार बदलने का ऐसे समझ जा बिल्कुल ले लिया है कि जो पहले नाम था वो सब चीज़ को हटा देना है, ऐसा तो हो सकता है इनका अपना सोचो, और फिर आगे अब जो भी सरकार है वो अपना ही देखती है, हम लोग रखें ऐसा। तो आगे है वनडे विश्व कप 2027-23 में हुआ था भारत में, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 23 में भारत हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया था, और भारत क्या था, उप विजेता था। वो हमारे लिए अफसोस की बात रहा कि हम लोग केवल 23 जो 2023 में है कोई मैच नहीं हारे, और केवल किस में हार गए, फाइनल में हार गए। तो ये हमारे लिए बहुत खराब रहा, अफसोस रहा, अभी तक उसका मलाल है। तो ये 27 का विश्व कप कहाँ होगा? तो जिम्बाब्वे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका या उपरोक्त सभी। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इस बार जो है ये तीनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो आपको बताना है इसमें से कौन है जिसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी दिया गया है 2025 में, शुरू में। अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है, जबकि प्रतिभा देवी पाटिल को जो है भारत रत्न ये नहीं दिया गया था। ये भाजपा के प्रमुख नेता है या RSS से जुड़ा हुआ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जानते हैं हमारे PM 2-3 बार, प्रणब दा हमारे वित्त मंत्री रहे, साथ में राष्ट्रपति भी रहे, ये भी राष्ट्रपति रही, लेकिन इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आज 22 अप्रैल है, और आज ही के दिन क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और आज ही के दिन ये वीडियो बन रहा है, तो आज ही के दिन आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, अप्रैल के महीने में पेपर हो रहा है। तो WHO क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म भी पूछा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन होता है इसका। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO। राष्ट्रीय खेल 14वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल का नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि 14वां राष्ट्रीय खेल या इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, उत्तराखंड ये इसकी मेजबानी किया था। भारत अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम है, किसमें से बताना है? मैत्री, खंजर, बोंगो सागर और वज्र प्रहार। तो मैत्री क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। खंजर क्या है, खंजर किर्गिस्तान के बीच का है, भारत और कजाकिस्तान ना, कजाकिस्तान ध्यान रखें, कजाकिस्तान के बीच है। और इसको थोड़ा मिला लेंगे। बोंगो सागर कहाँ का है? जो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच का है। और वज्र प्रहार कहाँ का है? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का एक नाम है। आगे हमारा छत्तीसगढ़ से शुरू होता है प्रश्न, जो जहाँ से 10 सवाल मिलेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। इसका PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगा। अगर आप चाहें तो हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक का ID वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो किस अधिनियम के तहत हुआ है? राज्य पुनर्गठन आयोग, भारत संविधान संशोधन संसद अधिनियम और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दे दें, मध्य प्रदेश की जगह आपको छत्तीसगढ़ लिख दे, तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होकर छत्तीसगढ़ बना था, तो छत्तीसगढ़ ही आएगा। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बिल्कुल इसको तो याद ही रखना है, क्षेत्रफल का अधिकतर आता है ये, तो 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल हमारा, बस्तर दशहरा का संबंध किस देवी से है? दुर्गा, दंतेश्वरी, काली या लक्ष्मी? बिल्कुल आसान सा सवाल है। किससे संबंधित है? माँ
दंतेश्वरी से बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? खास प्रश्न देखना, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर कई तरीके से ये सवाल आता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ में, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी बोले तो महानदी। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी तो कौन आएगा? शिवनाथ। इसका लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और महानदी इससे थोड़ा सा कम 288 के आसपास। तो ये चीज़, तो यहाँ पर पूछा है जो सवाल कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ। यहाँ पर आंसर थोड़ा सुधार लेंगे। कई सवाल जो भी इसमें है उसमें मैं इसको बता रहा हूँ ना, कहीं में प्रिंट में जो भी है उसको थोड़ा देख लेंगे। लाल बंगला का संबंध किससे है? तो यहाँ पर लाल बंगला क्या होता है? किचन होता है, उसको बोला जाता है। और लाल बंगला क्या होता है? भुंजिया जो जनजाति होता है उसके जो किचन को क्या बोलते हैं हिंदी में? रसोई घर, वहाँ उसको बोला जाता है लाल बंगला। इसका भी सुधार लेंगे, ये तो बिल्कुल प्रिंट ही दूसरे में से है। अगला है हमारा, पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है? रितु वर्मा, तीजन बाई, हबीब तनवीर या कुमार गंधर्व। तो यहाँ पर दो नाम हम जानते हैं, रितु वर्मा और तीजन बाई। तो कपालिक श्रेणी का कौन सा है? तीजन बाई कपालिक श्रेणी का है, कपालिक शैली का ना। और रितु वर्मा दूसरे शैली का है। उसके बाद जो दूसरा है आप कमेंट करके बताएंगे कि दो शैली है, एक कपालिक है और दूसरा क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। जिसका जो प्रमुख गायक है वो रितु वर्मा है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। कोरबा और रायगढ़ में तो नहीं है, बस्तर सरगुजा। तो कहाँ पर है ये? बस्तर में। कांगेर नदी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और इसी में है ये, कांगेर नदी के पास में। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था? पहला राज्यपाल कौन था छत्तीसगढ़ का? ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला राज्यपाल। इसमें कई प्रकार से राज्यपाल से संबंधित सवाल अक्सर आता है कि प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल अनुसुईया उइके या अल्पकालिक या प्रभारी। तो आनंदीबेन पटेल थी, मतलब वो पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं थी, केवल प्रभारी थी। तो ऐसे कई सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश नंदन सहाय। तो दिनेश नंदन सहाय जी हमारे प्रथम जो है वो क्या थे? राज्यपाल ना। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो बिल्कुल आसान सा है, किस नदी पर बनता है चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसको भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है ये। और बिल्कुल आसान, छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां हैं? पीवीटीजी, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5 और 7 दोनों है, तो आपको 7 ऑप्शन में लगाना है। 5 है केंद्र सरकार द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जैसे इसमें है अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, वैसे करके 5 है और 2 छत्तीसगढ़ के हैं, भुंजिया और पंडो, और टोटल मिला के 7 हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैगा, कमार, अबूझ माड़िया, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, ये पांचों कौन से हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है सवाल, तो इसको भी ध्यान रखना, पंडो और भुंजिया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अगला सवाल है हमारा कंप्यूटर से संबंधित, सीपीयू में एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? इसका नाम भी पूरा पूछा जाता है कई बार। अरिथमेटिक, ए फॉर अरिथमेटिक, एल फॉर लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है? गणना करने का काम और लॉजिक ऑपरेशन। तो देखिए इसके नाम में ही है गणना, अरिथमेटिक मतलब गणित होता है, तो वहीं पर है गणना, और लॉजिक इसका मुख्य काम है। निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें से आपको बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है। तो सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? जिसमें हम कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं, बाहरी रूप से लगाते हैं, तो वो क्या है? वास्तव में हार्ड डिस्क का इसका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई मतलब आपको ऐसा सवाल आएगा पेपर में, कंट्रोल प्लस सी क्या है, कंट्रोल प्लस एस क्या है, ऐसे कई सारे चीज़ आते हैं, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी होता है ना, यदि एस रहता तो एस फॉर क्या हो जाता? सेव हो जाता। तो ये ऐसे चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आता ही है। कंट्रोल मतलब बटन, इसको क्या होता है ऐसे करके। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स है, ये चीज़ आपको याद रखना। MS एक्सेल में सूत्र शुरू होता है, यदि MS एक्सेल में उसका जो भी फार्मूला लिखा जाता है तो वो हमेशा किससे शुरुआत होता है, ये खास करके ये पेपर में आते रहता है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, इक्वल से, क्योंकि आप जैसे इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं तो आप इक्वल सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वल से शुरुआत जनरली किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन MS एक्सेल का सूत्र जो है फार्मूला वो इक्वल टू से शुरू होता है। अगला है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट मतलब कोई भी साइट हम खोलते हैं उसका पता क्या होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, URL बोला जाता है वेबसाइट के पता को। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है कि वायरस को क्या करना, सुरक्षा करना। वायरस से हमारे मोबाइल का, कंप्यूटर का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका इससे क्या करता है, सुरक्षा करता है, बचाता है या उसको दूर करता है, ये दोनों हैं। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये कोई बिल्कुल आसान सा है, ईमेल क्लाइंट। www का पूर्ण रूप क्या होता है, आप देखेंगे सामने हम लिखते हैं www ऐसे करके, तो उसका क्या होता है, ये 4 दिया है ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और अगला सवाल लास्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, डेटा को केवल हार्ड डिस्क में रखना, इंटरनेट के माध्यम से डेटा का उपयोग या सेवा उपयोग करना, कंप्यूटर बंद करना, वायरस हटाना, ये चीज़ है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंटरनेट के माध्यम से डेटा या सेवा का उपयोग करना होता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। मतलब जो भी चीज़ डाटा है, फोटो है, वो कंप्यूटर से ही उपयोग करना, अपने गैलरी में नहीं लाता, उसी में रहता है, वो कंप्यूटर में ही अपने जो स्पेस है उससे यूज नहीं होता ऐसा करके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड है, मंडी उप निरीक्षक एग्ज़ाम 2026 का जो कंडक्ट होने वाला है 26 अप्रैल अगले रविवार को, तो ये मैंने ट्राई किया कि 100 प्रश्न सभी भागों से शामिल किया। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा, आपको टेस्ट दे सकते हैं, आप वीडियो देखते जाइए, टिक लगाइए या कमेंट करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं कि ये सवाल इजी है या कठिन है या यही सवाल आएगा, ये ज़रूरी नहीं होता, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बुक पढ़ डालो, कहीं से भी कोचिंग से पढ़ डालो, सवाल कहीं से भी नहीं आने वाला है, क्योंकि व्यापम का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ से प्रश्न निकालने वाले भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, सबसे मेन चीज़ प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।